हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक आकारों को समझना। उसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें लंब रेखाओं के बारे में। लंब रेखाएं मतलब परपेंडिकुलर लाइंस। लंब रेखाओं में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लंब रेखाओं के बारे में, लंब रेखाओं के अन्य उदाहरण के लेकर हम कुछ चीजें समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम इनके करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें मतलब काटें एक दूसरे को, और लेकिन उनके साथ साथ काट तो ये ऐसे भी सकती हैं दो रेखाएं, पर लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी कि उनके बीच का जो कोण है वो क्या होना चाहिए? वो समकोण होना चाहिए। तो समकोण होना चाहिए, तो यानी कि एक रेखा है, ये ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके बीच के कोण कितने के बन रहे हैं? इनके बीच के कोण बन रहे हैं 90 डिग्री के, यानी कि समकोण। तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। यदि एक रेखा AB रेखा CD पर लंब है तो AB परपेंडिकुलर टू CD। तो AB रेखा किस पे लंब है? CD पर लंब है। तो हमने एक रेखा ली, यहाँ पर क्या रेखा ली हमने? CD हमने एक रेखा ली। अब ये कह रहे हैं कि AB उस पर लंब है, तो हमने एक रेखा ली AB। तो इसे हम कह सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर टू CD। अब लंब रेखाओं के उदाहरण हमारे आसपास की वस्तुओं से भी हम पता लगा सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं लंब रेखाओं? देखो, जैसे कोई टेबल होता है, उसके ऊपरी सिरे जो होता है वो लंब रेखाओं का ही हमारे पास उदाहरण है। और कोई अल्फाबेट के बारे में अगर हम सोचें तो X है अगर, तो X भी प्रतिच्छेद कर रहा है, पर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा? तो ये आप देखिएगा। और हम क्या देखते हैं, एक उदाहरण हम ले सकते हैं जो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है। आप अपने आसपास की वस्तुओं में से लंब रेखाएं या रेखा खंडों के अन्य उदाहरण दे सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर क्या? T इनमें से एक है। अब देखो T, अगर T को हम बनाएंगे तो T ऐसे बनता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है और ये वाली जो लाइन है, तो ये जो लाइन है ये इस लाइन पर क्या है? ये इस पर लंब है। तो T किसका उदाहरण हुआ? T लंब रेखा का एक उदाहरण हुआ। अब लंब रेखाओं के अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। देखो क्या क्या होते हैं। एक पोस्ट कार्ड को लीजिए, क्या इसके किनारे परस्पर लंब हैं? अब हमने एक पोस्ट कार्ड लिया, उसके किनारे अगर हम चेक करेंगे तो आपस में वो लंब हैं या नहीं? तो देखो, मान लीजिए MN बिंदु M से होकर जाने वाली रेखाखंड AB पर कोई रेखा लंब है। देखो ये कह रहे हैं MN बिंदु M से होकर जाने वाली रेखाखंड AB पर लंब है। MN जो है वो किस बिंदु से जा रही है? M से होकर जा रही है, और किस पर जा रही है? AB पर लंब है। तो अब क्या कह रहे हैं, क्या रेखा MN रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? क्या ये दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है? अब देखो, इसे देखो, क्या ये MN है ये? अब MN के बाद ये क्या कह रहे हैं, ये देखो ये ऐसे AB पर लंब है, तो एक इसका ये पार्ट हो गया और एक इसका ये पार्ट हो गया। तो ये क्या इस पर लंब है या नहीं है? हाँ, तो ये इस पर लंब है, और ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। हाँ, ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। और अगर हम इनके बीच का एंगल देखें तो ये यहाँ से भी 90 डिग्री है, और यहाँ से भी ये क्या है? ये भी 90 डिग्री है। तो क्या रेखा MN रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? हाँ, करती है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या MN रेखाखंड AB पर लंब है? हाँ, लंब है। इस प्रकार MN रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और उस पर लंब भी है। इस प्रकार MN रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रही है, और अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, और उस पर लंब भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाखंड MN रेखा MN रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि समान, सम माने समान और द्वि माने दो, तो यानी कि समान दो भागों में, भाजक यानी कि विभाजित करना, तो समान दो भागों में विभाजित ये कर रही है, इसलिए हमने बोला समद्विभाजक। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा MN AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर। अब प्रश्न 1 में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? तो लंब रेखाओं तो हमें पता है कि लंब रेखाएं कौन सी होती हैं, जैसे ये है
AB और ये है CD। तो CD क्या है? CD लंब है किस पर? AB पर, यानी कि CD परपेंडिकुलर टू AB। अब ये कह रहे हैं तो ऐसी वाली, अब हमें देखना है कि ये प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है इनमें चारों में। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। अब देखो मेज का जो ऊपरी सिरा होगा वो कुछ ऐसा सा होगा। ऊपरी सिरा, अगर मेज ऐसी है तो उसकी ये जो आसन भुजाएं हैं, तो ये देखो ये इसकी भुजाएं हैं, जैसे ABCD। अब आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? आसन भुजाएं वो होती हैं जिनमें कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। जैसे AB और AC ये आसन भुजाएं हैं, इनका उभयनिष्ठ बिंदु A है, तो अंत्य बिंदु एक उभयनिष्ठ है ना, कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए आसन भुजाएं हुई। अब देखो क्या ये आसन भुजाएं आपस में एक दूसरे पर लंब हैं? हाँ ये लंब हैं। देखो ऐसे ही ये इन सबके बीच में एक लंब बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो ये क्या हुआ? ये भुजाएं लंब रेखाएं हैं। अब कह रहे हैं रेल पथ की पटरियां। अगर हम रेल पथ की पटरियां देखें तो वो एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। पहली बात तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, तो ये लंब कैसे हो सकती हैं? तो ये लंब रेखाएं नहीं हैं, ये बल्कि समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं मैंने आपको बताया था कि जो एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, वो समांतर रेखाएं होती हैं। अक्षर L बनाने वाला रेखाखंड। अब देखो अक्षर L, अब अगर हम देखें तो L हमारा ऐसे बनता है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है ना। तो जब ये 90 डिग्री बन रहा है और ये इसके ऊपर लंब भी है, तो अक्षर L क्या हुआ हमारा? ये लंब रेखा हुआ। अब ये कह रहे हैं अक्षर V बनाने वाला रेखाखंड। अब देखो हम V बनाते हैं, ये हमने ऐसे लिया और ये ऐसे लिए V बनाया। अब देखो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो कर रही हैं, पर क्या ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? नहीं। तो ये 90 डिग्री पर जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो ये लंब रेखाएं नहीं होंगी। समझ आया आपको? मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं लंब रेखाएं हैं। रेल की पटरियां लंब रेखाएं नहीं हैं। अब अक्षर L बनाने वाला रेखाखंड, ये एक लंब रेखा का उदाहरण है क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा है। अक्षर V बनाने वाला रेखाखंड, ये लंब रेखा नहीं है क्योंकि इसमें 90 डिग्री, ये प्रतिच्छेद तो कर रही हैं दोनों रेखाएं, पर इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। अब देखो हम यहाँ लेते हैं एक रेखाखंड, क्या लेते हैं हम? XY। यहाँ हमने पॉइंट बनाया, ये X का पॉइंट हुआ, ये Y का पॉइंट हुआ। अब ये कह रहे हैं कि PQ लंब है, तो हमें PQ को बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको हमें सीधा बनाना चाहिए। तो ये क्या है? P एक पॉइंट, और ये क्या हुआ? यहाँ हुआ हमारा Q पॉइंट। तो ये एक लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये जो इनका पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या है? A। तो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। PAY की माप क्या होगी? देखो PAY की माप, ये चाहे हमसे पूछें तो PAY, जब हमें ये पता है कि ये इसके ऊपर लंब है, तो लंब जब कोई किसी रेखा पर डालता है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम समकोण भी कहते हैं। तो क्या इसकी माप क्या होगी? 90 डिग्री। अगर ये हमसे पूछते कि एंगल PAX की माप क्या होगी, तो वो भी हमारी क्या होती? वो भी हमारी 90 डिग्री होती। अगर ये हमसे पूछते कि एंगल XAQ की माप क्या होती, तो वो भी हमारी 90 डिग्री होती। अगर ये हमसे पूछते कि एंगल YAQ, इसकी माप भी हमारी 90 डिग्री ही होती, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर लंब हैं, तो इन सब की माप क्या होगी? 90 डिग्री ही होगी। अभी कह रहे हैं क्या आपके ज्यामितीय बक्स में दो सेट, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो उसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं, तो इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं? अब इनके कोणों पर कोण बनने हैं, जैसे देखो ये सेट स्क्वायर हैं। सपोज करो एक ऐसी शेप का है और एक क्या है, और एक है हमारा, कुछ भी शेप हम ले लेते हैं, इस टाइप की कोई शेप का है। तो अब ये कह रहे हैं कि इनके कोणों के माप क्या हैं? इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो देखो जब आप अपना सेट स्क्वायर आप देखेंगे और उनको मापेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री है, और ये क्या है? ये हमारा 45 डिग्री बैठा अगर हमने मेज़र करा।
और ये 45 डिग्री बैठा। तो देखो एक सेट स्क्वायर के कोणों की माप क्या क्या हुई, एक सेट स्क्वायर के कोणों की माप हुई 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये हुई इसकी माप। अगर हम दूसरा वाला देखेंगे तो एक हमारा क्या बन रहा है एंगल, ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, एक बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, और ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो अब दूसरे सेट स्क्वायर की माप क्या हुई, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो दोनों में, अब देखो दोनों सेट स्क्वायर में इन्होंने पूछा था क्या कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन है। तो देखो आपको क्या कोई कॉमन माप दिख रही है, 45 यहाँ है, यहाँ 30 है, तो ये कॉमन नहीं है। यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, ये भी कॉमन नहीं है। पर आप देखोगे कि 90 डिग्री जो है ये दोनों में ही क्या है, ये दोनों में ही कॉमन है। तो 90 डिग्री की माप क्या हुई, कॉमन माप हुई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है। रेखा L क्या है, रेखा M पर लंब है। देखो यहाँ पे एक रेखा L दे रखी है। अभी कह रहे हैं कि रेखा M पर लंब है, तो इसको हमने देखो ये इन्होंने इसके कुछ पार्ट्स भी लिए हुए हैं, A B C D E F G। अब इसके कुछ पार्ट भी लिए हुए हैं, तो 0 से स्टार्ट कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर रखा है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, क्या CE और EG बराबर हैं। तो देखो CE क्या है, CE यहाँ से, C यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, और EG क्या है, EG यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। अब देखो C से लेके E तक यहाँ पर 2 बॉक्स आ रहे हैं ना, 1 2, और E से लेके G तक यहाँ भी 2 बॉक्स आ रहे हैं, तो ये बराबर हुआ और इनके बीच की लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ दोनों की माप की 2 इकाई है, तो दोनों आपस में बराबर हैं, ये बात सही है। अब क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। अब देखो ये PE रेखा है ना, ये कह रहे हैं रेखाखंड CG को, देखो C से लेके G तक, हाँ तो ये इसको समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि बराबर भागों में विभाजित करना। देखो अगर हम, तो C क्वेश्चन में क्या था, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक, तो PE जो है ये इनके लिए क्या है, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसका मतलब ये PE जो है ना, ये 2 पॉइंट्स को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो पहले में हम क्या देख रहे हैं, पहले में हम देख रहे हैं D और F। तो DF अगर मैं लेती हूँ तो देखो D से लेके E तक का और E से लेके F तक का गैप इक्वल है, तो हम कह सकते हैं DE इक्वल टू EF। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रॉपर नाम अगर हम इसे दें तो हम कहेंगे DF। DF हुआ। अगर दूसरा हम देखें, दूसरा हमारा बैठ रहा है CG। CG में क्या हुआ, CG में हुआ CE इक्वल टू EG। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं CG। ये हो गया। अगर हम, इन्होंने तो 2 ही बोला है पर हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, तो BH नहीं B, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ देखो 1 B से लेके देखो कितनी आ रही है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, और यहाँ से हम देखें अगर तीसरे नंबर पे क्या बैठेगा, H से 1 2 3, तो B से लेके H तक हमें देखना है, तो क्या आएगा B से H तक में, BE इक्वल टू EH। तो हम क्या कह सकते हैं कि BH भी क्या है, एक रेखाखंड जो है ये भी एक लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक आपको समझ आया क्योंकि इसमें जो गैप है वो सेम आ रहा है। अब ये आगे कह रहे हैं, ये आगे कह रहे हैं कि क्या 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। हम D क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या निम्नलिखित सत्य हैं, ये सारे क्वेश्चन। अब देखो AC ग्रेटर है किससे, यानी कि AC बड़ा है EG FG से। तो AC क्या है, AC यहाँ से लेके यहाँ तक आया है हमारे पास, और FG कहाँ आ रहा है, FG आ रहा है यहाँ। तो देखो A से लेके C तक के बीच में एक हमारा पॉइंट आ रहा है B, पर E से लेके F से लेके G तक के बीच में हमारा कोई पॉइंट नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि AC बड़ा है किससे, AC बड़ा है FG से, यानी कि FG हमारा छोटा है और AC हमारा बड़ा है। अब ये बोल रहे हैं कि CD बराबर है GH के, तो CD बराबर है GH के, इसके लिए क्या बोलेंगे, CD ये है और GH ये है, तो CD और GH बराबर हैं। तो देखो C और D के बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा और G और H के बीच में भी कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो क्या हुआ है, CD बराबर हुआ GH
एच के, तो सी डी बराबर जी एच के। हाँ, ये बात भी हमारी क्या है, ये बात भी हमारी सत्य है और ये बात भी हमारी सत्य है। हम थर्ड देखेंगे, बी सी छोटा है किससे, ई एच से। तो बी सी क्या है हमारा, यहाँ देखो बी सी, ये आया बी सी, और क्या दूसरा क्या पूछा है, ई एच, तो ई एच। देखो बी और सी अगर हम देखें तो बी सी के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, पर अगर हम ई और एच को अगर हम देखें तो ई और एच के बीच में 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है हमारा एफ और एक पॉइंट आ रहा है हमारा जी। तो इनके बीच में 2 इकाई हैं और इनके बीच में कोई भी इकाई नहीं है। तो ई एच हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ, और बी सी हमारा क्या हुआ, छोटा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बी सी जो है छोटा है किससे, ई एच से, कह सकते हैं। तो ये बात भी हमारी सत्य हुई। ये तीनों कथन ही सत्य हैं। तो अब ये और भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते थे, ये हमसे पूछ सकते थे कि ए बी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ए बी बराबर है जी एच के। तो अब आप क्या देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो देखो यहाँ ए से लेके बी तक के बीच में, देखो क्या ए से बी के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा। और जी से लेके एच तक के बीच में अगर हम देखेंगे तो जी और एच के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या हुआ, दोनों के बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इनकी समान इकाई है। तो जब समान इकाई हैं तो इसका मतलब ए बी बराबर है जी एच के। तो ऐसे करके ये और क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा था, लंब रेखाओं के बारे में। लंब रेखाएं मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, पर प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं 90 डिग्री का एंगल बनाकर। इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। और दूसरी बात एक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि प्रतिच्छेद जो ये रेखाएं हैं, लंब रेखाएं, इनका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। तो इनका उदाहरण हो सकता है जैसे मेज का, क्या हो सकता है इनका उदाहरण, कि मेज का ऊपरी सिरा। और क्या हो सकता है, अगर अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट देखें तो उसमें हो सकता है टी अल्फ़ाबेट हो सकता है, एल अल्फ़ाबेट हो सकता है। क्योंकि क्यों हो सकता है टी, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, और ये बिल्कुल इसका समद्विभाजक भी है, और एल भी 90 डिग्री है, तो ये भी हो सकता है। अगर वी का हम उदाहरण देखें तो वी हो सकता है या नहीं हो सकता, वी प्रतिच्छेद तो कर रहा है पर वी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, तो वी लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन देखा था रेल की पटरियों वाला। तो रेल की पटरियों वाला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, और जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और समान दिशा में आगे बढ़ती हैं या समान दिशा में पीछे की तरफ चलती हैं, तो उन्हें तो हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये तो वैसे भी लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।